Hello friends, welcome again on the online platform of Pathfinder Academy of English। इंग्लिश की ऑनलाइन पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है हमारा रीड का जो आपका लिटरेचर का पोर्शन है, उस पोर्शन के बारे में हम बात करेंगे आज। और यह पोर्शन है आपका लिटरेरी फॉर्म्स का, जिसमें लिटरेरी फॉर्म्स में आपके रीड सिलेबस में आपका एलिजी, सोनेट, ड्रामा और शॉर्ट स्टोरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके रीड के सिलेबस में है। तो जल्दी से आप हमारे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर जो कंटेंट लाया जा रहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही यूज़फुल है। यूज़फुल मटेरियल आपके लिए लेकर के आए हैं हम, और हम रबिश टॉक यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट और काम की बात हम यहाँ पर हमारी क्लासेस में कर रहे हैं। और जिनको सलेक्शन, इफ़ यू वांट सलेक्शन इन रीट एंड इन सेकंड ग्रेड एग्जाम, यू शुड join our classes, you should join our channel Pathfinder Academy। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है लिटरेरी फॉर्म्स का, उसे हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आ जाइए यदि आप नहीं आए हैं तो। यस, टॉपिक हमारा है लिटरेरी फॉर्म्स। हमारा टॉपिक क्या है? लिटरेरी फॉर्म्स, ये हमारा टॉपिक है। देखिए लिटरेरी फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स मतलब विधाएं, यहाँ पर फॉर्म्स का मतलब प्रकार, लिटरेचर की विधाएं, लिटरेचर के प्रकार। देखिए लिटरेचर क्या है? साहित्य है। लिटरेचर साहित्य है, भाषा को प्रेजेंट करना, भाषा को इम्प्रेसिव तरीके से प्रेजेंट करना, उसे क्या कहेंगे? वह क्या है? साहित्य का एक हिस्सा है। तो प्रेजेंटेशन प्लस एक्सप्रेशन, भाषा को प्रेजेंट करना पड़ेगा, भाषा को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। इस भाषा को आप जितना इंप्रेसिवली प्रेजेंट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे, आप इस प्रेजेंटेशन को, आप अपने एक्सप्रेशन को जितना इंप्रेसिवली आप प्रेजेंट करेंगे, तो वह आपका आर्ट ऑफ लिटरेचर कहलाएगा। वह आपका आर्ट ऑफ लिटरेचर कहलाएगा। आपके लिटरेचर की कला, साहित्य की कला कहलाएगी। जितने इंप्रेसिव तरीके से, जितने प्रभावशाली ढंग से आप अपनी भाषा को प्रस्तुत करेंगे, तो वो आपका आर्ट ऑफ लिटरेचर कहा जाएगा। वह आपका आर्ट ऑफ लिटरेचर कहा जाएगा। और इस आर्ट ऑफ लिटरेचर को प्रेजेंट करना है, यदि आर्ट ऑफ लिटरेचर को प्रेजेंट करना है हमें, तो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग फॉर्म्स है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारे इस लिटरेचर को क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे लिटरेचर को, साहित्य को हम अलग अलग इंप्रेसिव विधाओं में क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से जो विधाएं हैं वो आपके सामने यहाँ मैं लिखता हूँ। देखिए, एक तो आपकी लिटरेचर की जब हम बात करते हैं तो लिटरेचर में आपका एक प्रोस, पोएट्री, ड्रामा, प्रोस, पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन, ये कुछ क्या है? मेन लिटरेरी फॉर्म्स है। ये क्या है? मेन लिटरेरी फॉर्म्स है। ये आपके जो हमारा लिटरेरी फॉर्म्स का हमारा जो टॉपिक है, यह मेन लिटरेरी फॉर्म्स है, जो कि हमने यहाँ पर लिखे हैं। हमने क्या क्या लिखा है? हमने प्रोस लिखा है, जिसको कि आप हिंदी में गद्य कह देते हैं। हमने पोएट्री लिखा है, जिसको कि आप हिंदी में पद्य कह देते हैं। ड्रामा, नाटक, फिक्शन, जो कि उपन्यास, आपका छोटा उपन्यास होता है। ये सारी अलग अलग विधाएं हैं अपनी साहित्यिक भाषा को इम्प्रेसिव तरीके से प्रस्तुत करने के। ठीक है, आपके पास भाषाई कौशल है तो आप किन विधाओं के माध्यम से अपनी भाषा को प्रस्तुत करेंगे? तो ये सारे क्या है? ये सारे डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स, डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स, ये क्या है?
यह अलग अलग डिफरेंट लिटरेरी जो है वह फॉर्म्स आपकी हैं, ये अलग अलग लिटरेरी फॉर्म्स हैं। अब देखिए प्रोज की हम जब बात करते हैं, गद्य की बात करते हैं, तो गद्य के अंदर जो गद्य होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। कैसा होता है? वर्णनात्मक होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, नरेटिव होता है। तो इसके अंदर प्रोज के अंदर आपकी क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए प्रोज के अंदर शॉर्ट स्टोरी आती है, आपकी स्टोरी कह दीजिए, शॉर्ट स्टोरी कह दीजिए आप, ठीक है। इसमें आपका ऐसे राइटिंग जो है वह भी प्रोस है, वह भी प्रोस राइटिंग कहलाएगी। इसके बाद आपकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ये सारी जो चीज़ें हैं वह प्रोस विधा के अंदर गद्य के माध्यम से जो है वह लिखी जाती है। पोएट्री, देखिए पोएट्री में बहुत सारी विधाएं हैं। सोनेट जो कि आपके आज के टॉपिक में हमारा है, एलिजी जो कि आज के हमारे टॉपिक में है, ओड, एपिक, बैलेड, ये सारी पोएट्री की, पद्य की विधाएं हैं, वर्ड्स की विधाएं हैं। पद्य जिसे हम हिंदी में पद्य कहते हैं, पोएट्री कविता जिसे हम पोएम भी कहते हैं। तो ये पोएट्री की क्या है? अलग अलग जो है प्रकार हैं, अलग अलग प्रेजेंटेशन के आपके अलग अलग जो है वह तरीके हैं। सोनेट के माध्यम से, एलिजी के माध्यम से, और ओड के थ्रू, एपिक के थ्रू और बैलेड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हमारी पोएट्री को क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। ड्रामा की जहाँ तक बात आती है तो ड्रामा जो है उसमें और प्रोज में क्या फ़र्क है? देखिए प्रोज जो होता है नरेटिव फॉर्म में होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, जबकि ड्रामा जो होता है डायलॉग फॉर्म में होता है। ड्रामा कैसा होता है? डायलॉग फॉर्म में होता है, ठीक है। यह जैसे पैराग्राफ लिखते हैं वैसे पैराग्राफ में नहीं लिखा जा करके डायलॉग फॉर्म में लिखा जाता है, और इसका एक सेट, एक लार्ज, एक कॉम्प्लिकेटेड प्लॉट होता है, ठीक है। ये प्लॉट और ये डायलॉग जो होते हैं वो ड्रामा को प्रोज से क्या करते हैं? अलग करते हैं। तो डायलॉग फॉर्म में जो होगा और जिसकी एक प्लॉटिंग होगी, एक कॉम्प्लिकेटेड प्लॉटिंग होगी, वो क्या कहलाएगा? वो आपका ड्रामा कहलाएगा। प्रोज में, स्टोरी में हो सकता है, या नोवेल के अंदर, यहाँ पर फिक्शन के अंदर नोवेल आ जाएगा, और कुछ अदर विधाएं भी हैं हमारे यहाँ पर। हम जो काम की बातें हम वो कर रहे हैं। नोवेल के अंदर भी जो है प्लॉटिंग तो होती है, प्लॉट होता है, लेकिन वो छोटे फॉर्म में होता है, छोटे लेवल पे होता है, छोटा होता है, ठीक है। कैरेक्टर होते हैं लेकिन डायलॉग फॉर्म नहीं होता है वहाँ पर। नोवेल जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है, वहाँ पर डायलॉग नहीं होते, कैरेक्टर्स वगैरह, कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन कैरेक्टर के थ्रू डायलॉग फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। तो ये अलग अलग जो हैं वह आपकी विधाएं हैं जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? जिनके थ्रू हम हमारी लिंग्विस्टिक स्किल, जो हमारी भाषाई कौशल, भाषाई योग्यता जो है उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी को आर्ट ऑफ लिटरेचर कहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम लिटरेरी फॉर्म। ये सारी जो है वो लिटरेरी फॉर्म्स हैं। ये सारी क्या है? आपको जो मैंने यहाँ लिखी है ये सारी लिटरेरी फॉर्म्स कही जाती हैं। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। अब हम हमारे जो सिलेबस में, हमारे जो रीट के सिलेबस में, आपके लेवल 1 लेवल 2 का जो सिलेबस है उसमें आपका जो पोर्शन है जिसमें कि आपके लिए यहाँ पर मैंने लिखा है, जिसमें आपके एक तो शॉर्ट स्टोरी की बात करेंगे, हम शॉर्ट स्टोरी लेंगे, हम सोनेट लेंगे, हम एलिजी लेंगे, और हम लेंगे ड्रामा, ठीक है। इनकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन चारों प्रकार की विधाओं की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा वही है लिटरेरी फॉर्म्स का। क्लास से जुड़िएगा, और क्लास यदि अच्छी लगती है आपको, इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल, इफ़ यू फाइंड इट बेनिफिशियल, यू शुड लाइक इट एंड यू शुड कमेंट ऑन आवर क्लास। लेकिन अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी, लेकिन आप जो है क्लास से जुड़िए और हमारे चैनल से जुड़िए, और आप इसका फ़ायदा लीजिए, और आप इससे पढ़िए। आप पढ़ करके इससे आप किसी भी तरह से इसका फ़ायदा लीजिए और आप सफल बनिए, क्योंकि आप, योर सक्सेस इज़ आवर गोल। हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको सक्सेस करना, ये हमारा इस चैनल का गोल है। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा द एलिजी। एलिजी जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, पोयम है। एलिजी क्या है? एलिजी एक क्या है? पोयम है। क्लियर हो जाना चाहिए, एलिजी एक पोयम है। पोयम कैसी? पोयम ऑन समवन्स डेथ। पोयम ऑन समवन्स डेथ, किसी की मृत्यु के ऊपर क्या है? यह कविता होती है। मृत्यु पे कविता है तो कोई हंसी मजाक तो होगा नहीं, या कोई
सीरियस मैटर होगा इसमें, सीरियस मैटर में भी क्या होगा, विलाप होगा और रुदन होगा। मॉर्न और लेमेंट, मॉर्न ऑन और लेमेंट ऑन समवंस डेथ, ऑन समवंस डेथ, किसी की मृत्यु पर क्या है, विलाप है, रुदन है। ठीक है, दुख है, विलाप है, रुदन है, यह सारा क्या कहलाएगा, यह एलिजी कहलाएगा। ठीक है, एलिजी जो होगा वो पोयम के फॉर्म में होगी, एक पोयम होगी, और पोयम के फॉर्म में जो है वो मॉर्न और लेमेंट जो है उसके थ्रू एलिजी जो है वह लिखी जाती है। अब एलिजी जो है वह कन्वेंशनल होती है। एलिजी कैसी होती है, पारंपरिक होती है, कन्वेंशनल लैंग्वेज के थ्रू, कन्वेंशनल लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस होती है। कन्वेंशनल लैंग्वेज के थ्रू क्या होती है, एक्सप्रेस की जाती है एलिजी को। हमारे यहाँ पर भी, हमारे भारत देश में भी एलिजी, जिसको रुदन कहते हैं हिंदी में, जो प्राचीन काल में जो किसी की मृत्यु के ऊपर विलाप होता था, उसके ऊपर जो शब्द कहे जाते थे, जो पंक्तियाँ कही जाती थी, ठीक है, वह जो है एलिजी कहा जा सकता है। लेकिन वह हमारा जो है रुदन हमारा यहाँ पर हिंदी में या स्थानीय भाषा में कन्वेंशनल लैंग्वेज, और यह जो है वह लोकल लैंग्वेजेस में, कन्वेंशनल लैंग्वेज का मतलब लोकल लैंग्वेजेस में जो है, लैंग्वेजेस में यह प्रेजेंट किया जाता है। लोकल लैंग्वेज जो होती है, अब यूरोप की हम बात कर रहे हैं, हम यूरोप की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो हम यूरोप की बात करेंगे। तो यूरोप में कन्वेंशनल लैंग्वेज क्या होगी, इंग्लिश, और इंग्लिश की जो उसकी ब्रदर और सिस्टर लैंग्वेज जो है उसकी इंग्लिश की, उसके अंदर जो है वह एलिजी लिखी जाती थी, जो कि जो है वह इंग्लिश के फॉर्म में ही लिखी जाती थी, क्योंकि वहाँ की जो मदर टंग है, जो मदर लैंग्वेज जो है वह इंग्लिश है, तो ये इंग्लिश के फॉर्म में लिखी जाती थी। लेकिन कन्वेंशनल लैंग्वेज, इसमें जो उनकी वहाँ की जो कन्वेंशनल पारंपरिक भाषा जो होती थी, वहाँ की जो स्थानीय भाषा होती थी, स्थानीय भाषा के जो शब्द होते थे, उसको एलिजी के अंदर उसको क्या किया जाता था, उसमें इंक्लूड किया जाता था। ठीक है, तो एलिजी पोयम फॉर्म है, मॉर्न और लेमेंट होता है, किसी की डेथ पे होता है, कन्वेंशनल लैंग्वेज का इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। ठीक है, लोकल लैंग्वेज इसमें क्या होती है, इसमें प्रभाव डालती है। तो यह आपकी क्या है, यह एलिजी है। ठीक है, यह क्या होती है, एलिजी होती है। एक एलिजी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखिए क्या होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। एलिजी जो होती है, एलिजी जो होती है, it is identify through its theme or subject. It is identified through its theme or subject, not from lyric or meter. लिरिक या मीटर से, उसके पद्य से, उसके लय से जो है इसकी पहचान नहीं होती थी। इसका जो थीम होता है, इसका जो क्या होता है, इसका जो थीम होता है, इसका जो थीम होता है, इसका जो सब्जेक्ट होता है, इसकी जो विषय वस्तु होती है, उसके थ्रू क्या की जाती है, एलिजी की पहचान की जाती है। इसका जो लय होता है, उसके थ्रू म्यूजिक और लय का इससे, इसके आइडेंटिफिकेशन से कोई इसका लेना देना नहीं है। यदि इसको पहचानना है तो हमको उसकी विषय वस्तु, उसके शब्द क्या है, उसकी वर्डोलॉजी क्या है, वर्ड्स क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिजी को पहचानते हैं। तो इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप उसकी थीम और उसका जो सब्जेक्ट है वो इसके आइडेंटिफिकेशन का क्या बनता है, बेस बनता है, ना कि लिरिक। लिरिक जो बाकी पोयम्स में जो होता है, लिरिक होती है जिससे हम उस पोयम का जो टाइप है, पोयम का जो टाइप है उसको हम पहचान पाते हैं। तो इसको पहचानने का तरीका क्या है, इसकी थीम के थ्रू, इसकी विषय वस्तु के थ्रू हम क्या करते हैं, हम इसको पहचान पाते हैं। यह किसका तरीका है, यह आपका एलिजी का तरीका है, एलिजी को पहचानने का तरीका है, और एलिजी के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब हम जानते हैं यूरोप है, यूरोप का भाग है, यूरोप का भाग जो है वह अधिकांश क्या है, चारागाह क्षेत्र है। ठीक है, पाश्चर्स है, वहाँ पर पाश्चर लैंड है,
वहाँ पर मैक्सिमम कैसा है, पास्चर लैंड है, ठंडा प्रदेश है, तो वहाँ भेड़ बकरियाँ वगैरह का पालन ज़्यादा होता है। तो इस कारण से एक एलिजी वहाँ पर, एक विशेष रूप से एलिजी जो है वो वहाँ पर डेवलप होती है, और उस एलिजी को क्या कहेंगे हम, उस एलिजी को हम कहेंगे पैस्टोरल एलिजी। क्या कहेंगे, पैस्टोरल एलिजी। ये पैस्टोरल एलिजी क्या है, पैस्टोरल एलिजी जो है वह, इसमें ये प्रिज्यूम किया जाता है, इसमें ये माना जाता है कि पोएट स्वयं अपने आप में क्या है, पोएट स्वयं अपने आप में क्या है, पोएट स्वयं अपने आप में एक शेपर्ड है, एक क्या है, एक गडरिया है, शेपर्ड है, जो कि दूसरे अपने साथी गडरिये की मृत्यु पर क्या करता है, विलाप करता है। ठीक है, अपने साथी गडरिये की मृत्यु पर विलाप करता है, दैट इज कॉल्ड पैस्टोरल एलिजी। और पैस्टोरल एलिजी का मुख्य जो विषय होता है उसमें आपके जो है वो शिप आएगा, गॉट आएगा। ठीक है, पैस्टोरल गॉड जो होते हैं उनके, जो पैस्टोरल गॉड जो भगवान जिनको वो मानते हैं पैस्टोरल के, ठीक है, मवेशियों के भगवान जो है, चारागाहों के भगवान जो मानते हैं, उनका जो है विषय वस्तु आती है, और उनकी चर्चा जो है वह इस पैस्टोरल एलिजी के अंदर की जाती है। ठीक है, तो पैस्टोरल एलिजी में क्या होता है, शेपर्ड lament or mourn on another shepherd's death। ठीक है, another fellow shepherd's death। एक शेपर्ड जो होता है अपने साथी शेपर्ड के, जो साथी गडरिया जो होता है उसकी मृत्यु पे क्या करता है, विलाप करता है, उसे क्या कहते हैं, पैस्टोरल एलिजी कहते हैं। ये आपको पैस्टोरल एलिजी जो है वह स्पेशली आपको ध्यान में रखना है, और इसकी जो विषय वस्तु होता है उसमें गॉट, शीप, पास्चर्स, ठीक है, पैस्टोरल गॉड, इन सब की चर्चा होती है पैस्टोरल एलिजी के अंदर। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। कुछ पैस्टोरल एलिजीज हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। एक तो ग्रे की है, मिल्टन की है, और आपकी पीबी शेलीज की है। कौन कौन सी प्रमुख एलिजी है, देखिए, द एलिजी written on country churchyard। एलिजी रिटन ऑन कंट्री चर्चयार्ड, जो कि ग्रे के द्वारा लिखी गई है, ये इंपॉर्टेंट एलिजी है। मिल्टन की लिसिडास, मिल्टन की लिसिडास, मिल्टन की लिसिडास जो है वह भी एक इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, एलिजी है। और शैली की एडोनाइस, शैली के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख एलिजी है एडोनाइस, वह एक आपकी जो है इंपॉर्टेंट एलिजी के अंदर काउंट होती है। या कुछ जो है हमने देखा इंपॉर्टेंट एलिजीज के एग्जाम्पल हमने यहाँ पर देखे। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले जो हमारा लिटरेरी फॉर्म है जिसमें हमने देखा एलिजी, जिसमें हमने सबसे पहले क्या देखा, एलिजी एक रुदन है, एक विलाप है, एक पोयम है, एक पोयम फॉर्म में होती है। ठीक है, उसका सब्जेक्ट मैटर जो होता है, उसकी जो थीम होती है, उससे उसकी क्या होती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। क्लियर है, और उसमें लिरिक का ज़्यादा रोल होता नहीं है, मीटर का ज़्यादा रोल होता नहीं है, लय जो होता है उसके द्वारा उसकी पहचान नहीं होती है। ठीक है, तो यह हमने देखा, यह क्या है, आपके एलिजी की बात है। क्लियर है। सेकंड हम देखते हैं आपका इसमें द सोनेट। हमारा सेकंड जो है वो क्या है, द सोनेट। द सोनेट, ठीक है, सोनेट क्या है, जैसे हमने एलिजी को पोयम माना, सोनेट भी पोयम है, लेकिन सोनेट पोयम में क्या है, ये क्या है, इसमें क्या खासियत है, इसकी क्या खासियत है, इस पोयम की क्या खासियत है, हम देखते हैं इस पोयम की खासियत क्या है। देखिए इसकी क्या विशेषता है, हम देखते हैं। 14 लाइन, 14 लाइन्स पोयम,
written in iambic pentameter, written in iambic pentameter, written in iambic pentameter। ठीक है, 14 लाइन्स की यह पोयम होती है, 14 पंक्ति की, इसलिए इसे चतुर्दशपदी भी कहते हैं। चतुर्दशपदी, 14 पंक्तियों की कविता, 14 पंक्तियों की पोयम, तो इसे सोनेट कह दिया। 14 लाइन्स की पोयम होती है, इयाम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इसका मतलब, ठीक है, इसका जो रिदमिक पैटर्न होता है, इसका रिदमिक पैटर्न जो होता है, रिदमिक पैटर्न कंसिस्ट ऑफ 10 syllables in each line। देखिए, रिदमिक पेंटामीटर, इयाम्बिक पेंटामीटर का मतलब क्या होता है? देखिए, जब पोयम के अंदर प्रत्येक लाइन में, हर पंक्ति के अंदर यदि 10 सिलेबल का मतलब वोवेल साउंड है, 10 सिलेबल का प्रयोग होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इयाम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। अब जब हम 10 सिलेबल की वोवेल साउंड की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम जब बात कर रहे हैं रिदमिक पैटर्न की, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यह जो है वह क्या है? यह लिरिकल पोयम है। कैसी है? यह लिरिकल पोयम है। ठीक है, तो जो सोनेट होती है वो क्या है? सोनेट इज ए लिरिकल पोयम। सोनेट कैसी होती है? सोनेट एक लिरिकल पोयम होती है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। सोनेट एक लिरिकल पोयम होती है। ठीक है, यह एक लिरिकल पोयम होती है, यह 14 लाइन्स की पोयम होती है। इसका जो डेवलपमेंट है, सबसे पहले इसका जो डेवलपमेंट इटली में, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ? ओरिजिन कहाँ से हुआ? इटली में हुआ, और रिलीजियस सेरेमनी में, माफ कीजिएगा, रिलीजियस सेरेमनी, इटली से इसका जो है वह ओरिजिन होता है। इटली से ओरिजिन होकर के बाद में ये इंग्लैंड आती है। क्लियर है? तो सोनेट जो है 14 लाइन्स की रिदमिक पोयम होती है, लिरिकल पोयम होती है। ठीक है, और इसका विषय वस्तु जो होती है, जैसे हमने पहले बात की, एलिजी की विषय वस्तु जो होती है वो कैसी होती है? सीरियस होती है, लेमेंटिंग होती है, और डेथ पर क्या होती है? डिपेंडेंट होती है। वैसे ही इसकी पोयम में जो है वह लव, वॉर, रिलीजन, इन सब की चर्चा जो है वह सोनेट में होती है। ठीक है, लाइफ से जुड़ा हुआ और भी कोई पहलू हो सकता है, लाइफ से जुड़ा हुआ और भी कोई पहलू हो सकता है सोनेट के अंदर। तो यह लव, वॉर और रिलीजन पर बेस्ड होती है सोनेट। ये इसकी क्या हो गई? ये इसकी मेन जो है वह कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ये क्या हो गई? इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। अब मैं बात करता हूं सोनेट के बारे में आगे। तो मुझे सोनेट के बारे में यदि आगे बात करनी है तो देयर आर 3 टाइप्स। सोनेट कैन बी डिवाइडेड इन 3 टाइप्स। थ्री टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर देयर। क्लियर है? 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर देयर। तो पहली आपकी सोनेट जो हो गई, जब हमने इटली की बात की, इटालियन सोनेट। ठीक है, इसे हम पेट्रार्कन सोनेट भी कहते हैं, और यह सोनेट सबसे पुरानी सोनेट है, इस कारण से इसे क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। सबसे पहले यह जो सोनेट है इसका प्रादुर्भाव हुआ, इसका ओरिजिन हुआ सबसे पहले इटालियन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट बनाएगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? क्लासिकल सोनेट भी कहते हैं। यह भी जब हमने बात की, जब मैं बात कर रहा हूं कि सोनेट जब 14 लाइन्स की होती है तो इसकी 14 लाइन्स को कंप्लीट करने का अपना एक ट्रेंड होता है। ठीक है, इसके अपने एक सेट होते हैं। कुछ जो पोएट्स होते हैं वह 2-2 की कपलेट में 14 लाइन्स को कंप्लीट करते हैं, कुछ 4-4 जो क्वाड्रेंट में अपनी कपलेट्स को अपने सोनेट को पूरा करते हैं, और कुछ जो होते हैं वो ऑक्टेव और सेस्टेट, ऑक्टेव, सेस्टेट। ठीक है, ऑक्टेव का मतलब 8 पंक्ति,
8 लाइन्स, और सेस्टेट का मतलब 6 लाइन्स। ये 8 और 6 लाइन्स मिलकर के कितनी बन गई? ये 14 लाइन्स बन जाती है। ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या होती है? ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम, जो ऑक्टेव बनेगा जिसमें 8 लाइन होंगी, राइमिंग स्कीम क्या होगी? ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम क्या होगी? देखिए इसकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी ए बी बी ए, ठीक है। मतलब पहली पंक्ति, ठीक है, उसका जो आपका राइमिंग वर्ड होगा दूसरी पंक्ति का अलग होगा, दूसरी और तीसरी का समान होगा, फिर वापस चौथी पंक्ति का राइमिंग वर्ड जो है वो कैसा होगा? पहली पंक्ति के जैसा होगा। सेस्टेट की राइमिंग स्कीम क्या होगी? देखिए सेस्टेट की राइमिंग स्कीम होती है सी डी ई या फिर सी डी, ठीक है। ये जो छह पंक्ति बचती है, ये जो 6 पंक्ति बचती है, इसकी राइमिंग स्कीम होगी सी। मतलब ये पहली वाली जो 8 पंक्तियां उससे भिन्न इसकी राइमिंग स्कीम चलती है सी डी ई। इस तरह से जो है 3 पंक्तियों के जो है 2 सेट बनते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? सेस्टेट कहते हैं, या सी डी की राइमिंग स्कीम आपकी बनती है। तो यह क्या है? पेट्रार्कन या इटालियन सोनेट कही जाती है, जो कि इस पैटर्न में जो है वह बनाई जाती है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या देखते हैं? इटालियन के बाद हम नेक्स्ट क्या देखते हैं? हम इंग्लिश सोनेट। हम क्या देखेंगे? इंग्लिश सोनेट। हम क्या देखेंगे? इंग्लिश सोनेट। देखिए इंग्लिश सोनेट की बात करता हूं तो मतलब इंग्लैंड में इंग्लिश सोनेट कहाँ बनेगी? इंग्लैंड में। मैंने पहले ही बता दिया 16th सेंचुरी में इंग्लैंड लाई गई। 16th सेंचुरी में यह सोनेट जो है वो इंग्लैंड लाएगी इटली से। कहां से लाएगी? इटली से लाई गई। और इसे वायट और होवार्ड, हेनरी होवार्ड और थॉमस वाइट, हेनरी होवार्ड और थॉमस वाइट के द्वारा जो है यह सोनेट जो है वो कहाँ लाई गई? इंग्लैंड में लाई गई। इसलिए थॉमस वाइट को जो है वो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं। फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहते हैं थॉमस वाइट को। इंग्लिश 16th सेंचुरी में यह कहाँ गई? इंग्लैंड में लाई गई। अब इसका भी क्या है? 14 लाइन्स की जब हम बात कर रहे हैं तो 14 लाइन्स यह किस तरह से चलती हैं? देखिए इंग्लिश सोनेट में एक और चीज़, इंग्लिश सोनेट की जब हम बात करेंगे और जब 16th सेंचुरी की बात करेंगे तो 16th सेंचुरी के अंदर लिटरेचर जो है वह पूरी तरह से जो है वह शेक्सपियर के ऊपर क्या रहता है? शेक्सपियर के ऊपर जो है शेक्सपियर उस लिटरेचर को लीड करते हैं। तो यहाँ इसको शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। ठीक है, शेक्सपियर लीडिंग रोल में रहते हैं, इस कारण से इसे क्या कहते हैं? शेक्सपियरन सोनेट भी कहते हैं। मैं यहीं पे आपके लिए लिख देता हूं। मैं यहीं पर आपके लिए लिखना चाहूंगा कि इसमें जो है 14 लाइंस जो है वो कैसे पूरी होती है? इसमें क्वाड्रेंट और कपलेट का मतलब 2 लाइन, क्लियर होना चाहिए। और क्वाड्रेंट का मतलब 4 लाइंस, 4 + 4 + 4, 3 क्वाड्रेंट होते हैं। इसमें कितने होते हैं? 3 क्वाड्रेंट होते हैं और 1 कपलेट होता है। इस तरह से ये 12 + 2 14 लाइंस जो है वो पूरी होती हैं। किसकी? आपके शेक्सपियरन सोनेट की, या मैं कह दूं आपके इंग्लिश सोनेट की जो है वो 14 लाइंस जो है इस तरह से पूरी होती है। इसकी राइमिंग स्कीम देखिए क्या है? क्वाड्रेंट की राइमिंग स्कीम क्या होती है? राइमिंग स्कीम इसकी होती है क्वाड्रेंट की ए बी। इसकी राइमिंग स्कीम हम देखते हैं ए बी, ठीक है, सी डी, ई एफ, ये राइमिंग इसकी क्वाड्रेंट की चलती है। और लास्ट में जी, यह जो है कपलेट की राइमिंग स्कीम हो जाती है। इस तरह से शेक्सपियरन सोनेट जो है वह इस पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का जो है आपका जो आपकी राइमिंग स्कीम सेम होगी, और
दूसरी और चौथी की सेम होगी। उसके बाद इससे बिल्कुल भिन्न तीसरी और चौथी, तीसरी और आपके तीसरी चौथी पांचवी पंक्ति, तीसरी और पांचवी की सेम होगी और चौथी और छठी की सेम होगी। इस तरह से ये जो राइमिंग स्कीम है वो कहाँ चलती है, आपके इंग्लिश सोनेट में यह राइमिंग स्कीम चलती है। ए बी सी डी ई एफ और जी, इस तरह से राइमिंग स्कीम आपकी चलती है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आपकी जो आती है शेक्सपियर की। जब हम बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर की हम बात करते हैं, तो शेक्सपियर जब हम बात कर रहे हैं तो शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखी है। कितनी लिखी? 154 सोनेट्स लिखी हैं शेक्सपियर ने। शेक्सपियर को जो है सोनेट्स का लीडर कहा जाता था, लीडिंग रोल में रहते थे शेक्सपियर। और यहाँ पर फर्स्ट 126 सोनेट्स जो हैं डेडिकेटेड दूं या मैं कह दूं एड्रेस्ड अ यंग मैन, ठीक है, एक यंग मैन को, जवान व्यक्ति को एड्रेस करके बनाई गई है फर्स्ट 126 पोयम। एंड लास्ट 28 सोनेट्स जो है एड्रेस्ड टू एन ओल्ड वुमेन, जिसको कि उसमें डार्क लेडी क्या कहा गया है, डार्क लेडी कहा गया है, उसको एड्रेस करके बनाई गई है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें कि जो कितनी सोनेट्स लिखी है और कितनी सोनेट्स में जो है मैन को एड्रेस किया है, यंग मैन को, और कितने सोनेट्स में ओल्ड लेडी को एड्रेस करके बनाई गई है। और उस ओल्ड लेडी को जो है वो डार्क लेडी, ठीक है, उस ओल्ड वुमेन को डार्क लेडी एड्रेस करके जो है वो पोयम में जो है लव, वॉर, रिलीजन और इससे जुड़ी पोनेट जो है जो सोनेट्स हैं वह शेक्सपियर ने लिखी हैं। तो जब हम इंग्लिश सोनेट की बात करेंगे तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि 154 सोनेट जो हैं वह बनाई गई हैं किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा। हम थर्ड आ जाते हैं हमारे स्पेंसरियन सोनेट्स। हम थर्ड किसकी बात करते हैं, हम थर्ड बात करते हैं स्पेंसरियन सोनेट की। एडमंड स्पेंसर के द्वारा डेवलप की गई है। एडमंड स्पेंसर के द्वारा क्या की गई है, इसको डेवलप किया गया है, स्पेंसरियन सोनेट कहते हैं। इसकी भी जो इसमें भी वही है, इसमें भी हमने जो देखा 3 क्वाड्रेंट 4+4+4 और 1 कपलेट, 1 क्या है, कपलेट है। इस तरह से ये 14 लाइंस पूरी होती है। इसकी राइमिंग स्कीम के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। इसकी राइमिंग स्कीम आपकी ए बी, ठीक है, देन आफ्टर बी सी, देन आफ्टर सी डी, देन आफ्टर ई, ठीक है। इस तरह से 4+4+4 देन 2, ठीक है। इस तरह से 14 लाइंस की जो राइमिंग स्कीम चलती है वह इस तरह से चलती है। पहला जो क्वाड्रेंट है वह तो आपका इंग्लिश सोनेट के जैसा ही चल रहा है, लेकिन इसके बाद सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट जो है वह आपका इसका बिल्कुल अलग है, और लास्ट में जो है वह ई जो है उसके रिदम से यह चलता है। इस तरह से स्पेंसरियन सोनेट जो है वह है, ठीक है। ये हमने बात की सोनेट की, जो कि इसके लिरिक, ये सारे मीटर्स हैं, हम जो बात कर रहे हैं ये सारे मीटर्स हैं, लिरिक्स हैं, रिदम है जो उस सोनेट को चलाते हैं। एक लय से, एक सिंगिंग पैटर्न में जो है, एक प्रॉपर सिंगिंग पैटर्न में जो है यह सोनेट चलती है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, यह लिरिक कहते हैं। तो ये हमने बात की, किसकी बात की हमने, ये हमने बात की आपके
सोनेट की। ये हमने बात की सोनेट की। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं हम ड्रामा। नेक्स्ट आपका जो लिटरेरी फॉर्म है ड्रामा। नेक्स्ट लिटरेरी फॉर्म क्या है आपका? ड्रामा। ठीक है, ड्रामा नाटक जिसे आप हिंदी में कहते हैं। क्लास से जरूर जुड़िएगा और क्लास को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्लास को शेयर करिएगा और चैनल को भी आप शेयर करिएगा ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी नीडी हैं, जो भी इंग्लिश को पढ़ना चाहते हैं आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके अदर एग्जाम्स के। स्पेशली यह जो टॉपिक चल रहा है वो तो आपके जो टीचर्स का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कि सेकंड ग्रेड हो चाहे आपका रीट हो, प्री रीट है, जो मेंस रीट आएगा, उसमें जो इंग्लिश का आपका जो पोर्शन होगा जिसमें आपको टीचर बनाया जाएगा, उसमें आपके ये टॉपिक लिटरेचर के जो हैं वह जुड़ते हैं। बाकी एसएससी और बैंक में तो जो है लिटरेचर का जो है पोर्शन नहीं होता है, वहाँ तो उनके लिए तो यह क्लास जो है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बाकी जो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्रामा। अब ड्रामा की हम बात करते हैं। नाटक, तो नाटक का तो मंचन होता है। नाटक का क्या होता है? मंचन होता है। तो यह लिटरेरी डिवाइस जो है वह लिटरेरी फॉर्म टू परफॉर्म या लिटरेरी डिवाइस टू परफॉर्म ऑन स्टेज, टू परफॉर्म ऑन स्टेज। ठीक है, स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए स्पेशली बनाया जाता है इसको, स्टेज पर इसका मंचन किया जाता है। उसी डिवाइस को हम क्या कहेंगे? उसी फॉर्म को हम कहेंगे ड्रामा। अब ड्रामा है तो ड्रामा किस तरह से चलता है? ड्रामा किस तरह से चलता है? देखिए, हमने ड्रामा और प्रोस के अंदर और ड्रामा के अंदर जो मेन डिफरेंस होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, किस तरह से ड्रामा जो है वह प्रोस से अलग होता है। तो उस वही कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रामा की मैं जो है यहाँ पर लिखना चाहूँगा। ड्रामा की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है कि यह क्या होता है? ये डायलॉग फॉर्म में होता है, नैरेटिव फॉर्म में नहीं होता है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में नहीं होता है। इट इज रिटन कह दूं या इट इज इन डायलॉग फॉर्म एंड नॉट इन नरेटिव फॉर्म। ठीक है, जिस तरह से प्रोज चलता है, स्टोरी चलती है, नॉवेल चलता है, इस तरह से नरेटिव फॉर्म में, नॉट इन नरेटिव फॉर्म, नरेटिव फॉर्म में यह नहीं होता है। क्लियर है? डायलॉग फॉर्म में होता है, नरेटिव फॉर्म में नहीं होता है। इसका मीनिंग जो है मैं आपको बता चुका हूं कि यह गद्य के रूप में जैसे हम ऐसे लिखते हैं वैसे जो है नहीं लिखा जाता है। इसमें बाकायदा कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर अपना डायलॉग बोलते हैं और उस डायलॉग से क्या होता है? यह ड्रामा आगे बढ़ता है। क्लियर है? तो उसी को हम क्या कहेंगे? डायलॉग फॉर्म कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? डायलॉग फॉर्म कहते हैं। और नरेटिव फॉर्म का मतलब डिस्क्रिप्टिव, जैसे हम गद्य लिखते हैं, डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं। ठीक है, चीज़ों को इलस्ट्रेट करते हैं, वैसे इलस्ट्रेट नहीं करना है, डायलॉग बनते हैं इसमें कैरेक्टर के थ्रू। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। देन आफ्टर इट इज डेवलप्ड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन बाय कैरेक्टर्स, है ना? कैरेक्टर्स के थ्रू, डायलॉग एक्शन के थ्रू क्या होता है? यह जो होता है वह डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? ड्रामा डेवलप होता है, आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, ड्रामा क्लियर हो गया। स्टेज पर मंचन के लिए जो फॉर्म काम में ली जाती है दैट इज कॉल्ड ड्रामा। इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं तो मैं आपको साथ में ये लिखवा देता हूँ, कि एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा। ठीक है, एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं ताकि आपको एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा, ड्रामा के क्या प्रमुख तत्व होते हैं, ड्रामा के क्या प्रमुख तत्व होते हैं। देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, प्लॉट। अब जब कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, प्लॉट होते हैं, कैरेक्टर होते हैं। प्लॉट, कैरेक्टर आपका सेटिंग्स होती हैं,
प्लॉट होती है, कैरेक्टर होती है, सेटिंग्स होती हैं, और आपका इसमें एक होता है डायलॉग्स। मैंने यहाँ पर लिखा है, इसके बाद भी मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, डायलॉग्स, और आपकी सेटिंग्स जहाँ पर आपका मंचन होता है, जहाँ पर आपका क्या होता है, मंचन होता है। यह चार जो है वो क्या है, ड्रामा के प्रमुख तत्व है, ड्रामा के अभिन्न अंग है। प्लॉट का मतलब कथानक, आप हिंदी में कहते हैं विषय वस्तु, ठीक है। इसका मैटर, प्लॉट के अंदर आपका क्या आ जाएगा, इसका मैटर आ जाएगा, इसकी विषय वस्तु आ जाएगी, कथानक आ जाएगा। मैं सिंपल भाषा में विषय वस्तु या कथानक, कथा, स्टोरी, ठीक है। इसकी प्लॉटिंग क्या है, इसकी प्लॉटिंग अलग अलग बेस पे हो सकती है। कथानक अलग हो सकता है, कोई ट्रेजिक बात हो सकती है, ट्रेजेडी हो सकती है, कोई कॉमेडी हो सकती है, ठीक है, कोई सस्पेंस हो सकता है, ठीक है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, षड्यंत्र हो सकता है, सस्पेंस हो सकता है, कोई हंसी मजाक की बात हो सकती है। तो उसका मूलभूत, उसका विषय वस्तु क्या है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्लॉट कहेंगे। कैरेक्टर्स होंगे, उसमें पात्र होंगे, अलग अलग पात्र होंगे उसके अंदर। जब हमें ड्रामा करना है तो हमें उसको क्या करना, कैरेक्टर करना है। और कैरेक्टर क्या करेंगे, कैरेक्टर डायलॉग को बोलेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो है वो पर्टिकुलर डायलॉग को क्या करेगा, बोलेगा। और सेटिंग्स जो होता है, मंचन का स्थान, ठीक है। मंचन, एक तो हम क्या करते हैं, मंच के ऊपर मंचन कर देते हैं, लेकिन उस मंच को भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस मंच को भी एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा, ठीक है। हमें उस मंच को भी क्या करना पड़ेगा, एक बैकग्राउंड देना पड़ेगा कि भाई वो जगह जो है, वो जो सेटिंग है, वह जो स्थान है, मंचन का स्थान, ठीक है, वह जो स्थान है, वह जो प्लॉट चल रहा है, वह जो विषय वस्तु, जो कहानी चल रही है, वह किस जगह की चल रही है, ठीक है। नदी के पास में है, कहीं मैंने अभी बताया घास के मैदान में है, कहीं बगीचे में है, या कहीं घर के अंदर है, या कहीं सड़क के ऊपर है। तो कहाँ पर चल रही है वो कथा की, तो सेटिंग्स, ये मंचन का स्थान। तो ये इसके क्या है, प्रमुख तत्व हैं, एक ड्रामा के प्रमुख तत्व होते हैं, जिसके बिना ड्रामा क्या होता है, बहुत ही अधूरा होता है। क्लियर है। अब ड्रामा के प्रमुख तत्व की हमने बात की, तो ड्रामा जो है, जब हम ड्रामा नाटक की बात करते हैं, जब विषय वस्तु की, कैरेक्टर्स की बात करते हैं, तो हमें ड्रामा को एक बैकग्राउंड देना पड़ता है, ठीक है। ड्रामा को स्टार्ट करने के लिए ड्रामा का जो बैकग्राउंड होता है वह देना पड़ता है, जिसे हम एक्सपोजिशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सपोजिशन कहते हैं। और फिर ड्रामा जो आगे बढ़ता है, डेवलप जो करता है आगे, उसे ग्रोथ कहते हैं। धीरे धीरे ड्रामा डेवलप करता है, और फिर एक ऐसा उस ड्रामा के अंदर एक ऐसा पॉइंट आता है, ऐसा समय आता है जब वो जो कथा होती है, जो विषय वस्तु होती है, जो ड्रामा जो होता है, उसका रोमांच जो होता है वो शीर्ष पे होता है। जो रोमांच जो होता है क्या होता है, शीर्ष पे होता है, जिसे हम क्लाइमैक्स कहते हैं, ठीक है। और क्लाइमैक्स जो होता है, जब क्लाइमैक्स का डाउनफॉल होता है, जब क्लाइमैक्स खत्म होता है, तो उसके बाद ड्रामा जो है समाप्ति की ओर जाता है, जिसे रेजोल्यूशन कहते हैं। इस तरह से ये 4 स्टेज में क्या होता है, ड्रामा कंप्लीट होता है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, क्या है ड्रामा की हम बात करते हैं। इट इज बिगन थ्रू a background. It is begun through a background which is called एक्सपोजिशन, जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सपोजिशन कहेंगे, एक्सपोजिशन, ठीक है। तो ड्रामा को शुरू करने से पहले उसके बैकग्राउंड के बारे में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बता करके ड्रामा को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, प्रारंभ करना पड़ेगा, जिसे क्या कहेंगे, एक्सपोजिशन कहा जाएगा, एक्सपोजिशन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आएगी, तो डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा का विकास, ड्रामा कैसे आगे बढ़ेगा, उसे कहेंगे ग्रोथ। उसे क्या कहेंगे, ग्रोथ। उसे क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो ड्रामा की आएगी,
ड्रामा अपने पिक पिक मूवमेंट पे पहुंचेगा ड्रामा। तो द स्टेज when the plot या the stage the most important stage लिख देता हूं, the most important stage of drama is called most important stage of drama when the spectators, जब दर्शक feels excited, ठीक है, is called, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे क्लाइमैक्स। उसे क्या कहा जाता है, क्लाइमैक्स। ठीक है, मूवी का क्लाइमैक्स, हम जितनी भी हमारी मूवीज़ हैं वो सारे अलग अलग नाटकों पे, अलग अलग नाटक की विषय वस्तु पे जो है वो बनाई जाती है। उस मूवी के अंदर, उस पिक्चर के अंदर क्या होता है, उस फिल्म के अंदर एक पिक पॉइंट आता है जब सारे दर्शक बहुत उत्सुक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या होगा, एक पिक पॉइंट होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्लाइमैक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसके नेक्स्ट, इसके बाद क्लाइमैक्स के बाद समाप्ति करनी पड़ेगी, उसके बाद ड्रामा को क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन। ठीक है, आफ्टर द क्लाइमैक्स ड्रामा कम्स टू एंड, drama comes to the end, drama comes to the end is called, उसको क्या कहा जाएगा, उसको रेजोल्यूशन कहा जाएगा। उसको क्या कहा जाएगा, उसको रेजोल्यूशन कहा जाएगा। ड्रामा की समाप्ति को क्या कहा जाएगा, फाइनल स्टेज को क्या कहा जाएगा, रेजोल्यूशन कहा जाएगा। इस तरह से जो है वह आपकी यह 4 स्टेजेस से ड्रामा गुजरता है और क्या करता है, और क्या करता है, समाप्ति की ओर जाता है। ठीक है, यह रेजोल्यूशन जो है, यह रेजोल्यूशन भी आपका 2 तरह से आपको बताएगा। एक तो ट्रेजेडी होती है उसमें रेजोल्यूशन, ड्रामा की समाप्ति, और एक कॉमेडी होती है उसमें रेजोल्यूशन। देखिए इसमें ट्रेजेडी का एंड, जो ट्रेजेडी ड्रामा होता है, ट्रेजेडी एंड, उसको कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है, कैटेस्ट्रॉफी कहा जाता है। जो ट्रेजेडी एंड होता है, ट्रेजेडी के अंदर ड्रामा का जो ट्रेजेडी एंड होता है उसको कैटेस्ट्रॉफी कहते हैं। और जो कॉमेडी ड्रामा होते हैं उसमें जो एंड होता है उसको कहते हैं डिनोयूमेंट, उसे आप कहेंगे डिनोयूमेंट। तो ये बहुत सारी आपके यहाँ पर टर्मिनोलॉजी, शब्दावली बहुत सारी यहाँ पर काम में आ रही है, ये आपको ध्यान में रखनी है। डिनोयूमेंट, कैटेस्ट्रॉफी ट्रेजेडी के एंड को कहते हैं, कॉमेडी के एंड को क्या कहते हैं, डिनोयूमेंट कहते हैं। क्लियर है, दोनों ही पारिभाषिक शब्दावली आपको ध्यान में रखनी है। इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, इसके ऊपर बिल्कुल क्वेश्चन बनता है। एक शब्द एरिस्टोटल ने काम में लिया था, एक शब्द आपका एरिस्टोटल ने, जो कैथारसिस, ठीक है, एक शब्द काम में लिया था, कैथारसिस। एक शब्द क्या काम में लिया था, कैथारसिस।
यह एरिस्टोटल के द्वारा काम में लिया गया था। ये शब्द किसके द्वारा काम में लिया गया था? एरिस्टोटल के द्वारा। एरिस्टोटल के द्वारा यह शब्द काम में लिया गया था, जिसका हिंदी मीनिंग विरेचन। ठीक है, ये क्या होता है? ये क्या होता है? यह विरेचन। विरेचन से क्या मतलब है? देखिए, दर्शक जो हैं, स्पेक्टेटर्स जो हैं, व्यूअर्स जो हैं, अपने भाव, इसका जो संबंध है वो ट्रेजेडी से है। इसका संबंध किससे है? कैथारसिस का संबंध किससे है? ट्रेजेडी से है। किससे है? ट्रेजेडी से है। इसका संबंध किससे है? ट्रेजेडी से है। इसका संबंध किससे है? ट्रेजेडी से। ट्रेजेडी में क्लाइमेक्स को देख करके, स्टोरी को देख करके जो दर्शकों के भावों का विरेचन होता है, उनके सेंटिमेंट्स का जो विरेचन होता है, जिस तरह से दर्शक अपने भाव को एक्सप्रेस करते हैं, दया का भाव एक्सप्रेस करते हैं हीरो हीरोइन के लिए, अलग अलग पात्रों के लिए, अच्छे पात्रों के लिए, तो अपने जो भावों को व्यक्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैथारसिस। उसे क्या कहते हैं? कैथारसिस कहा गया है एरिस्टोटल के द्वारा ट्रेजेडी के अंदर। ठीक है, ट्रेजेडी के अंदर इसे क्या कहा गया है? कैथारसिस कहा गया। कैथारसिस ऑफ स्पेक्टेटर्स इमोशंस। कैथारसिस ऑफ स्पेक्टेटर्स इमोशंस। ठीक है, स्पेक्टेटर्स के इमोशंस का जो है विरेचन जो होता है, उसे कैथारसिस क्या कह दिया? ये कैथारसिस के से उनकी स्थानीय भाषा में जो एरिस्टोटल ने के काम में लिया, जो कि बाद में इंग्लिश की तकनीकी भाषा के अंदर कैथारसिस काम में काम में ले लिया है। तो कैथारसिस ऑफ स्पेक्टेटर्स, तो दर्शकों के भावों का विरेचन। ये क्या हो गया? दर्शकों के भावों का विरेचन, जो कि दुख प्रकट करके, दया प्रकट करके, ठीक है, आंसुओं को निकाल करके जो हीरो और हीरोइन का डिक्लाइन है, ठीक है, उनका पतन है, जो उनका डिस्ट्रक्शन जो है, उसको देखते हैं और अपने भावों को विरेचित करते हैं, अपने भावों को शो करते हैं। ठीक है, रिवील करते हैं अपने भावों को। उसको कह दिया है कैथारसिस, जो कि ट्रेजेडी से, जिसका संबंध किससे है? इसका संबंध केवल और केवल किससे है? ट्रेजेडी से है। क्लियर है? ये क्लियर होना चाहिए। कैथारसिस एक इसके अंदर शब्द है। जब हम ड्रामा की बात करते हैं, तो ड्रामा की बात में हमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी है। हाँ, एक और चीज़ ध्यान में क्या रखनी है आपको इसमें? देखिए, ड्रामा जो है, ड्रामा जो है, आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। एक तो ट्रेजेडी, दुखांतिका, जिसका अंत क्या होता है? दुख में होता है। एक कॉमेडी, एक कैसी है? कॉमेडी। ट्रेजेडी क्या है? देखिए, ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी क्या है? देखिए, ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी है आपकी, इसमें आपका सीरियस मैटर होता है, और इसमें आपका कॉमिक, ह्यूमरस, कॉमिक या ह्यूमरस मैटर होता है। कॉमिक या ह्यूमरस प्लॉट होता है, विषय वस्तु होती है। ठीक है, इसके अंदर ट्रेजिक एंड होता है, और इसके अंदर क्या है? हैप्पी एंड होता है। ठीक है, ज्यादा सीरियस मैटर होता है, दुख होता है, सोरो होता है, सोरो होता है, ग्रीफ होता है। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है? ह्यूमरस होता है, और हैप्पी एंड होता है इसका। ठीक है, और लाइट मूड होता है इसका। ठीक है, ये सीरियस मूड में होती है, ये लाइट मूड में जो है स्टोरी आपकी, जो कथानक है, जो प्लॉट है, वो लाइट मूड में चलता है, ये सीरियस मूड में चलता है। ठीक है, इस तरह से ट्रेजेडी और कॉमेडी, दो ड्रामा को हम दो मेन जो है पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखना है। शेक्सपियर जो है किंग ऑफ जो है वो ड्रामा कहे जाते हैं, और इन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे उनके समय में उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे, जिसमें आपको देखिए ट्रेजेडी के अंदर ओथेलो,
शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। मैं किसके बता रहा हूं, मैं यहां पर शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। अब हम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए ट्रेजेडी और कॉमेडी की चर्चा कर रहे हैं। ओथेलो लिखा शेक्सपियर ने, हैमलेट, किंग्स लियर, किंग लियर, मैकबेथ, बहुत ही फेमस। ये चारों अपने आप में क्या है, एक मास्टरपीस है। किसके द्वारा, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए। ये हमने ट्रेजेडी की बात की। कॉमेडी के अंदर द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है एक्चुअली ट्रेजी कॉमेडी है। ट्रेजी कॉमेडी के बारे में बताता हूं मैं आपको। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, ट्वेल्थ नाइट, द मिडसमर नाइट, द मिडसमर नाइट। यह शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए मास्टरपीस राइटिंग्स हैं, जो कि ट्रेजेडी और कॉमेडी के अंदर आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। ये चार आपको जो है मेन शेक्सपियर के वर्क जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। ये चार शेक्सपियर के मेन वर्क आपको ध्यान में, 4 2 8, और ये जो ट्रेजेडी और कॉमेडी का जो आपका है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एक मैंने यहाँ पर बात की है मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो ट्रेजी कॉमेडी है। क्या है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो कैसी है, ट्रेजी कॉमेडी है। कैसी है, ट्रेजी कॉमेडी। ट्रेजी कॉमेडी, ट्रेजी कॉमेडी के अंदर ट्रेजिक भी जुड़ा हुआ है और कॉमेडी भी जुड़ा हुआ है। इसके अंदर ट्रेजिक भी जुड़ा हुआ और क्या जुड़ा हुआ है, कॉमेडी भी जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्या फ़र्क है, देखिए इसकी जो प्लॉटिंग होती है, प्लॉट तो कैसा होता है, ट्रेजेडी का होता है। प्लॉट कैसा होता है, ट्रेजेडी का होता है, लेकिन इसका एंड जो होता है, ठीक है, एंड जो होता है वो कॉमेडी का होता है। प्लॉट ट्रेजेडी का और एंड कॉमेडी का। इस तरह से ट्रेजी कॉमेडी, ये जो मर्चेंट ऑफ वेनिस है, यह ट्रेजी कॉमेडी के अंदर रखा जाता है। क्लियर है, क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यस, ये आपके हमने बात की ड्रामा की। ये हमने किसकी बात की, ये हमने बात की ड्रामा की। ठीक है। आपके लिटरेरी फॉर्म्स में हमने द एलिजी देखा, सोनेट देखा और ड्रामा की बात कर ली। एक आपका है इसमें शॉर्ट स्टोरी, है ना। एक इसमें आपका कौन सा है, एक इसमें आपका है द शॉर्ट स्टोरी। ठीक है। छोटी कहानियां या स्टोरी कह दीजिए तब भी ठीक है, छोटी कहानियां कह दीजिए तब भी ठीक है। ठीक है। यह भी नॉवेल होते हैं, नॉवेल इन मिनिएचर फॉर्म। ठीक है, नॉवेल इन मिनिएचर फॉर्म। क्या मतलब होता है इसका, पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या है, यह प्रोस और वर्स दोनों में हो सकता है। प्रोस एंड वर्स बोथ दोनों में हो सकता है। क्लियर है, ये प्रोस और वर्स दोनों में हो सकता है। यह भी जो है रोमांटिक, ट्रेजेडी, कॉमेडी, ट्रेजेडी, कॉमेडी। ठीक है। जिस तरह से ड्रामा के अंदर ट्रेजेडी, कॉमेडी, रोमांटिक ड्रामा ये सब होते हैं, इस तरह से इसमें भी क्या हो सकता है, शॉर्ट स्टोरीज भी जो है वो ट्रेजेडी हो सकती है, ट्रेजिक हो सकती है, कॉमिक हो सकती है, रोमांटिक हो सकती है। तो यह शॉर्ट स्टोरी। लेकिन मेन बात जो है, जब मैंने बात बता दी आपको उसकी, तो मुझे इसकी बात बताने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको समझ जाना है, यह जो स्टोरीज़ हैं वो नरेटिव फॉर्म में होती है। ठीक है। यह किस फॉर्म में होती है, नरेटिव फॉर्म में होती हैं।
ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। कैसी? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होती है, ना कि डायलॉग और कैरेक्टर को अलग बताते हैं, कैरेक्टर अपने अपने डायलॉग बोल रहे हैं और सेटिंग्स की बात हो रही है, ऐसा नहीं होता है। एक डिस्क्रिप्टिव, एक प्रोस, एक गद्य के रूप में जो है वह जो है आपका स्टोरी लिखा जाता है। तो नॉवेल भी गद्य के रूप में लिखे जाते हैं, स्टोरी भी गद्य के रूप में लिखी जाती है, उपन्यास जिसे कहते हैं। लेकिन उपन्यास का छोटा रूप, उपन्यास का मिनिएचर फॉर्म, छोटा रूप जो होता है वह क्या है? वह आपका स्टोरी कहा जाता है। क्लियर है? क्लियर होना चाहिए। प्रोज में गद्य और पद्य दोनों रूप में इसको लिखा जा सकता है। इसकी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, और यह ट्रेजिक हो सकता है, कॉमिक हो सकता है, रोमांटिक हो सकता है। ठीक है, ये इसकी दूसरी बात है। तो इस तरह से हमने यह चारों जो लिटरेरी फॉर्म्स आपके सिलेबस में है, रीड के सिलेबस में है, रीड लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के सिलेबस में, उन चारों की आज हमने बहुत ही एलैबोरेट तरीके से, इलस्ट्रेट तरीके से, डिस्क्रिप्टिव तरीके से हमने इसकी क्या की? इसकी आज हमने चर्चा की। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के हमारा शेड्यूल जो है, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पाथफाइंडर एकेडमी, हमारा जो इंग्लिश का इंस्टीट्यूट है, ऑनलाइन स्कूल है, हमारी जो ऑनलाइन मंच है, जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर हमारा नेक्स्ट शेड्यूल जो है वह आपको पोस्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आपको हमारा कंटेंट समझ में आता है, पसंद आता है, तो आपको उसे सब्सक्राइब करना चाहिए। क्लासेस को लाइक और उसके ऊपर आपको पॉजिटिव कमेंट भी करने चाहिए। तो दिस इज ऑल फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक को हम यही फिनिश करते हैं और मीट यू अगेन। टिल देन, नमस्कार और गुड नाइट।